Hello everyone in the Ansarkari, and as we know that we were discussing yesterday the set of questions on the GS2 paper ranging from the federal features and the various types of list which we were talking and the associated questions. So yesterday we were on this question that what are the objectives in having three separate legislative lists in the Constitution of India? Can the Parliament make in regard to any term in the state list? If so, understand separation. Does any of the issues arising from the state union state controversy? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि पहले हम क्या इस क्वेश्चन को डील करेंगे कि थ्री लिस्ट होने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इंश्योर हो, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वो इंश्योर हो। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिसका काम उसी को करने दो, इंटरफेयर मत करो। क्यों? क्योंकि जब सेंटर का काम है तो सेंटर बड़े ही काम करे, छोटे काम में ना उलझे। स्टेट जो है वो छोटे काम भी देखे और कुछ मॉडरेट मुद्दे देखे। जब हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी की, जब हम बात करते हैं लोकल लेवल एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन की, तो ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट है वो देखे। क्यों? क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है, वहां पर रीजनल स्पेसिफिसिटीज की जरूरत है कि रीजनल स्पेसिफिक जो भी आपकी ग्रीवियंसेस हैं, डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ अलग अलग लिस्ट दी गई है। तो सेंटर और स्टेट की तो इसलिए दी गई, तो कॉन्करेंट की क्यों दी गई है कि कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिनके ऊपर रीजनल कानून के ऊपर एक यूनियन कानून सुपरविजन करने के लिए चाहिए। जब हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट की, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिविजन होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज होती है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर ही हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट को डाला गया, जिसके अंदर अब बात होती है कि हर स्टेट जो है रीजनल स्पेसिफिसिटीज के हिसाब से लोकल लेवल पे फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट करें। जब हम बात करते हैं लोकल लेवल पर, तो आपके ऐसा बोला जाता है कि आपके स्टेट के अंदर जितने पेड़ हैं, आपके यहाँ उनके पास अकाउंट होता है। वो कौन करते हैं? वो आपके स्टेट सर्विसेज के अंदर जो काम करने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर लोग होते हैं वो करते हैं। हर पेड़ के ऊपर एक सरकारी नंबर डाला जाता है, जिसको अगर आप काटें तो दैट विल बिकम अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जब आप बात करें। लेकिन फिर भी हमें क्यों क्यों जरूरत है कॉन्करेंट लिस्ट में वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की बात करने की? क्योंकि जो स्पेसिफिक और रीजनल इंटरेस्ट है, उनके हिसाब से उनसे ज्यादा जरूरी फॉरेस्ट और इकोलॉजी की यूनिफॉर्मिटी है कि ऑल ओवर इंडिया जो है इवन डेवलपमेंट हो फॉरेस्ट का। ऑल ओवर इंडिया जो है नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उतनी रहे। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक प्लानिंग, तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो इसी वजह से इस मुद्दे के ऊपर यूनिफॉर्मिटी चाहिए। दूसरा एजुकेशन है, जिसके ऊपर हम सेकंड क्वेश्चन में डिटेल बात करेंगे। देन कैन द पार्लियामेंट मेक इन रिगार्ड टू एनी टर्म इन द स्टेट? तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस किसी भी चीज के ऊपर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर करती है तो दैट इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस into the state subject and against the violation and is a violation of separation of power doctrine, which is a basic structure doctrine post 1973 केशवानंद भारती के वर्डिक्ट। तो कर सकती है, तो कहाँ कर सकती है? पांच तरीके की सिचुएशन हमने देखी। पहला, आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। दूसरा, सॉरी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड 365, वहां पर आप कानून बना सकते हैं। तीसरा, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट आपको एक रिजोल्यूशन पास करें कि हम जो है पार्लियामेंट से कानून बनवाना चाहते हैं, हमारा एक ही मुद्दा है तीन या चार स्टेट का, तो पार्लियामेंट बना सकती है। चौथा, राज्यसभा जो है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करे और पार्लियामेंट को, लोकसभा को बोले कि आप भी इसको पास कीजिए और स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट कर दीजिए स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशन या इंटरनेशनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो भी आप स्टेट लिस्ट के अंदर किसी भी मैटर के ऊपर कानून बना सकते हैं एज अ पार्लियामेंट। तो अब बात है कि क्या इससे कंट्रोवर्सी होती है? तो हाँ, इससे कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि स्टेट्स हैं उनका ऐसा मानना मानना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप स्टेट लिस्ट के अंदर कानून बना देते हो
लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेट नहीं माने? तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर स्टेट नहीं मान सकती है, और उसके लिए अपील जो है वो हाई कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है, जब हम बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब 5 कंडीशंस के अंदर मेंशन है, तो स्टेट जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। दे आर दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो अंडर आर्टिकल 355, जहां पर बोला गया है कि डायरेक्शन, दो तरीके की डायरेक्शन, एक कंपलसरी और एक वॉलेंट्री। तो ये ऑब्लिगेटरी अगर आपने डिसीजन नहीं माना सेंटर का, तो अंडर आर्टिकल 365 ऐसा माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही है, और 356 के अंदर आपको प्रेसिडेंट रूल के अंदर ले लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि वाई वाज एजुकेशन टेकन आउट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड इंसर्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हमारे यहीं के जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी थे, उनकी एक किताब भी लॉन्च हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इतना तो कोल मिनिस्ट्री के अंदर करप्शन नहीं है जितना एजुकेशन सिस्टम के अंदर करप्शन है। इसी वजह से हमारे यहाँ कंटेम्प्रेरी चेंजेस भी देखने को मिले। जब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कस्तूरी रंगन कमेटी, वो आ रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर चीटिंग होती है, तो चीटिंग के लिए अलग अलग स्टेट अपने कानून ला रहे हैं, यूनिवर्सल कानून भी हमारे यहाँ। इसके अलावा जो एजुकेशन है उसमें रेगुलेशन से लेकर के, एग्जामिनेशन से लेकर के, करिकुलम से लेकर के, स्टैंडर्ड तक और फाइनेंसिंग सारी जो है वो बहुत रोबस्ट है। वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल इम्पैक्ट को दर्शाती है। तो उन सारी चीजों को चेंज करने के लिए हमारे यहाँ रिफॉर्म किए गए। क्या क्या? एनसीईआरटी का रिवाइवल किया गया। एनसीईआरटी को एक ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया गया और उसकी पावर्स को बढ़ाया गया। इसके अलावा यूजीसी यूजीसी के ऊपर भी एक नई एजेंसी बनाई गई ऑल ओवर इंडिया में, जिसका नाम है हैकी, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके 3 काम होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। इसमें हर तरीके की यूनिवर्सिटी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, साइंस भी है। इसके अलावा फाइनेंसिंग को, कि किस यूनिवर्सिटी का किस तरह फाइनेंसिंग आता है, सारी उस फाइनेंसिंग को आप कंट्रोल करोगे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर जब इतने चेंज आए हैं, ये क्यों आए हैं? क्योंकि एजुकेशन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, इस वजह से आए हैं। अगर स्टेट लिस्ट में होता है, तो स्टेट लिस्ट में होने से क्या है? पहला, एजुकेशन स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी नौकरी करने चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने नेशनल बोर्ड सीबीएसई से अपने 10th 12th की है। ऐसा नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि हमारे स्टेट से ही होना चाहिए, हमारे स्टेट की ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा वो बोलते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर, तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी का जो है वो डोमिनेंस है, मराठी एज ए लैंग्वेज। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट के अंदर हो, तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये बोला जाएगा कि आपके लिए कंपलसरी पेपर होगा स्टेट की भाषा का। अगर आपको आती है तो ही आपको एजुकेशन, तो ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इससे क्या होगा? इससे डिसइंटीग्रेशन, फ्रेगमेंटेशन इन द सोसाइटी बढ़ जाएगी। इसी से सन ऑफ सोइल ऑफ थ्योरी को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल है कंट्री का, वो कहीं ना कहीं जो है, हमें उसके ऊपर एक डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो औशिक और मानसी या फिर कोई और भी इसके ऊपर बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं। नहीं प्रवेश, वी कैन मूव फॉरवर्ड। कर लिए बाकी तुमने सारे एलिमेंट्स कवर। ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो हम बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कमिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। इसमें दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंदर गुजराल कमेटी, इंदरजीत सेन कमेटी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। तो उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट है दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो दिनेश गोस्वामी जो कमेटी है, उसने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की। तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कब? अगेन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ आई थिंक पीएम नरसिम्हा राव, 1990 एग्जैक्ट ईयर था। और दिनेश गोस्वामी कमेटी की जो एक रिकमेंडेशन थी, वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट भी। तो क्या रिकमेंडेशन इन्होंने बोली? इन्होंने पहले बोला कि हमने देखा है कि जो 1990 से पहले का फेज है, वहां पर मसल और मनी पावर का बहुत यूज होता है। आप जो है रिमोट एरियाज के अंदर जब बात करते हैं, तो आज के टाइम में भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से जो है
हमारी पैरामिलिट्री फोर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब इलेक्शन कंडक्टिंग की बात आती है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्टोरल पीरियड, उनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है योगदान होता है। और यही एक चैलेंज है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन एक साथ कराने में कहीं ना कहीं जो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है, इसकी हमारे पास कमी है। इसकी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं हो सकते। ये दिस इज वन ऑफ द चैलेंज बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा कि जो ये बूथ कैप्चर होता है, आप अगर कहीं पर बूथ कैप्चर होता है तो पूरे के पूरे इलेक्शन को कैंसिल मत करवाइए, उस बूथ के अंदर उस बूथ का दोबारा से आप बाई इलेक्शन करवाइए। इसके अलावा उन्होंने बोला जो मसल और मनी पावर है उसको रोकने के लिए आप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन कीजिए और पैरामिलिट्री फोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की कंपलसरी ड्यूटी लगाइए, जिनके ऊपर जो इमीडिएट कंट्रोल होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो उसकी स्ट्रेंथ के अंदर, उसकी कंपोजिशन के अंदर हमें और लोगों को डालना चाहिए, क्योंकि 1990 में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी वाज वर्किंग एज अ सिंगल मेंबर बॉडी। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी कमेटी इट वाज मेड अ 3 मेंबर कमेटी। लेकिन ऐसा भी बोला गया कि ये जो 3 मेंबर होंगे दे विल हैव द यूनानिमस डिसीजन। ऐसा नहीं होगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही इज द बॉस। एवरी कमिश्नर इज इक्वली having important say as far as the electoral matter is concerned. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर एक कोलेजियम सिस्टम भी आप ला सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होता है, लेकिन वो रिकमेंडेशन नहीं मानी गई। तो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस व्हिच इन द मीन टाइम आई नो एंड व्हिच आई हैव स्पोकन हियर। अगर किसी को और कुछ पता है तो आप बोल सकते हैं। Now, second question is what role can the union government play in settling interstate water disputes? तो यहाँ पर हमने देखा है कि under Article 262 we have the clear cut mention of the interstate water dispute, जिसके ऊपर ना तो प्रेसिडेंट ना जुडिशरी का कोई रोल है इन मैटर को डील करने के लिए। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग द सुप्रीम पावर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स। Now the constitution mentions the word parliament, but the controlling power lies in the hands of the union government or the cabinet or the council of minister। तो हम देखते हैं कि इंटरस्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं उसमें यूनियन गवर्नमेंट क्या प्ले रोल निभा सकती है। पहला, आप जो इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल बनाते हैं आप उनका टाइम पर गठन करवाइए, आप उनमें डिले मत करवाइए, पार्टीशन पॉलिटिक्स को मत बढ़ने दीजिए, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल को मत दर्शाइए। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जो एक्सपर्ट्स हैं वाटर स्टेट शेयरिंग फॉर्मूला के ऊपर, उनको वॉलंटरी या फिर उनकी जो है आप कंपोजिट मेंबरशिप बढ़ाइए जब आप ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। इसके अलावा आप जो ये बात बोलते हैं कि बाइंडिंग होगा डिसीजन और कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है, तो इसके अंदर इशू क्या रहते हैं? इशू ये रहते हैं कि अगर दो स्टेट और दोनों स्टेट में अलग अलग टाइप की पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, गवर्नमेंट में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है दैट कैन शो द बायसनेस जब उन्हीं की पार्टी की जो एफिलिएटिव बॉडी है वो किसी स्टेट के अंदर रूल कर रही है। अगर हम एग्जांपल ले तो कर्नाटका, अगर हम एग्जांपल ले तमिलनाडु और केरला, तो अगर मान लीजिए तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, तो केरला विल चैलेंज दैट वी हैव बीन गिवन लेस शेयर बिकॉज ऑफ द बायसनेस इनटू द पार्टी। तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर एक्सपर्ट की जरूरत है, यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। इसके अलावा जो डिसीजन होते हैं उनके अंदर इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, यानी हर चीज को कंसीडर करना चाहिए। और इसमें हम इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं किस किस का आ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे एनजीटी का भी आ सकता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी। इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल हमारे सिविल सोसाइटी जो है एक्टिविस्ट का भी आ सकता है, जो कि रिवर कंजर्वेशन में काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। दिस मच आई कैन से एज ऑफ नाउ। Comment on the financial relation between the union and states in India has post 1991
liberalization in any way affected it. तो फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हमारे यहाँ एनकोडेड है। जब हम बात करते हैं पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 269 से शुरू होते हैं और आई थिंक 293 तक है, जिसके अंदर बात की जाती है कि क्या क्या ऐसी सर्विसेज हैं, क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेंटर अप्रोप्रिएट करेगा, लिवाई करेगा और कलेक्ट करेगा, और उसके बाद स्टेट करेगा वाइस वर्सा। इन्हीं फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर हमने देखा है कि यूनियन और स्टेट जो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं, आपस में अप्रोप्रिएट होता है। जब हम बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट कलेक्ट करता है, उसका होता है। जब हम बात करते हैं इंटरस्टेट कॉमर्स के ऊपर टैक्स लिवाई करना, स्टेट लिवाई करता है, सेंटर जो है उसको आधा आधा शेयर में अप्रोप्रिएट कर देता है, बांट देता है। इसी के साथ फाइनेंस कमीशन का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो कि फाइनेंशियल रिलेशन को स्मूदन करने का काम करता है हर 5 साल के टेन्योर पर। और यूनियन और स्टेट के बीच में जो फेडरल फाइनेंशियल फेडरलिज्म है उसका एक एक्विलियम बनाने का काम करता है, जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स होता है अंडर आर्टिकल 281। इसके अलावा ग्रांट दी जाती है, ग्रांट भी अलग अलग तरीके की होती है, जिसके अंदर वॉलंटरी होती है, डिस्क्रिशनरी होती है। वॉलंटरी होती है कि हर किसी को दे सकते हैं, और डिस्क्रिशनरी होती है जिसको ज्यादा जरूरत है उसको देते हैं। इसके अंदर हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल रिलेशंस है उसके अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर से भी बोरो कर सकती है, कंट्रीज में से भी बोरो कर सकती है, और बोरोइंग मनी से अपने लिए भी अपनी स्कीम्स को भी इंप्लीमेंट करवा सकती है और स्टेट को भी दे सकती है। और स्टेट को अगर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो रिसेंट के अंदर क्या चेंज आया फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर, तो जीएसटी हमने देखा है कि 2016 के बाद से जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ, जिसके अंदर स्टेट्स का और यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जितना भी पार्ट है वहां पर फाइनेंशियल रिलेशंस को स्मूदन करने की बात होती है, जिसमें आई थिंक 3/4 रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स की होती है, और इसके अलावा जो बच गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और टाइमली जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है टू डिसाइड वेरियस टॉपिक्स कि कौन सी एंट्री किस सब्जेक्ट को लाना है, रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्स लैब्स। इसके अलावा जो पीपल्स ग्रीवियंसेस हैं रिगार्डिंग द जीएसटी उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, और जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल जिसमें बात की जाती है कि जीएसटी से रिलेटेड जितने अपील्स हैं उनको कैसे सेटल किया जाएगा। तो 1991 के बाद लिबरलाइजेशन इन एनी वे अफेक्टेड इट, तो हम बोल सकते हैं कि 1991 लिबरलाइजेशन आने के बाद मोर डिवोल्यूशन हैज बीन गिवन इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन से लेके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो कस्टम कंट्रोल थे वो सारों को लिबरलाइज किया गया है, स्टेट लेवल पर भी यूनियन लेवल पर भी। हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी, जब हम बात करते हैं कस्टम्स, सिविल अकाउंट, तो उनमें भी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की गई है। स्टेट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टेट्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो yes we have, but we can say in the last that it is to be concluded that liberalization in no way provided a negative impact on the financial relations, rather it has improved the financial strains which were lying before the liberalization, when we were showing the access control over the financial subjects by the center in the form of licensing system. So we are ending here, and tomorrow we will start from the next chapter, that is emergency, which lies in part 18. So thank you so much and stay tuned with us. Keep watching Answer Planning.